नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम सोनल सिंह है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके उपस्थित हुई हूँ जिसका नाम है ब्लड ट्रायंगल। कौन कौन से देश शामिल है? ईरान, इराक और यूएस। अभी हालिया के संदर्भ में क्या होता है कि जो इराक के प्राइम मिनिस्टर हैं अल जैदी, वो ट्रंप से मिलते हैं और ट्रंप से मिलकर वो डील करते हैं, वो वार्ता करते हैं, जिसकी ईरान में बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। तो इस डील से क्या निष्कर्ष निकलेगा, ईरान की क्या प्रतिक्रिया आई, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं कि अभी हालिया संदर्भ क्या हुआ। देखें, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो क्या दिक्कत है कि जो ईरान है ना, ईरान में शिया मेजॉरिटी हम देखते हैं और साथ ही साथ में इराक में 60% शिया मुस्लिम्स की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इराक का सांस्कृतिक जो जुड़ाव है ना, वो हमेशा ईरान की तरफ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दिक्कत क्या हुई कि इतना ज्यादा उनको कॉन्ट्रोवर्शियल ये चीजें क्यों हो गई। क्योंकि हमने 7 जुलाई को देखा कि जो इराक के प्राइम मिनिस्टर थे वो अल जैदी, वो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खुमैनी, उनकी जब शोक यात्रा होती है तो वहां पहुंचते हैं और बहुत ही भव्य मतलब उनका स्वागत भी होता है, लोग उनसे बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। एक हफ्ते बाद ही वो ट्रंप के पास जाते हैं और ट्रंप भी उनको बोलते हैं आप बहुत यंग एंड हैंडसम है और बहुत उस कॉम्प्लीमेंट को वो लेते हैं अच्छे से। और उसके बाद क्या होता है कि वो ईरान के कि जब उनके लिए निगेटिव बोलते हैं तो वो चुपचाप खड़े होकर सुनते रहते हैं। तो ये सारी चीज में क्या हुआ, ईरान में बहुत बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। तो उन्हीं सारे मुद्दों पे चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें ईरान की थोड़ी सी इतिहास के बारे में इराक के, तो क्या होता है 2003 में जो सद्दाम हुसैन थे उनका पतन होता है। अमेरिका ने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोल के उन पे कार्रवाई करी और फिर अंत में उनको फांसी दे दी जाती है। फिर क्या होता है, वहां पे पावर वैक्यूम देखने को मिलता है। और हम बात करें सद्दाम हुसैन की, तो ये सुन्नी मुस्लिम होते हैं। और वहां की आबादी की बात करें तो 60% वहां पे शिया आबादी देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है कि धीमे धीमे जो पावर वैक्यूम क्रिएट होता है उसमें ईरान की एंट्री होती है। क्योंकि ईरान के लोग पहले से भी सांस्कृतिक जुड़ाव ईरान से महसूस करते थे ऑब्वियसली। ठीक है, अब क्या होता है, ईरानी प्रवेश होता है सिया बहुल ईरान में। अफसर का लाभ उठाकर ईरान की राजनीति पे दखल देना शुरू करते हैं। अगर हम आज की बात करें तो इराक की पार्लियामेंट में 25% जो उनके एमपीज हैं उसमें ईरान के शिया मुस्लिम्स का प्रभाव देखने को मिलता है। और साथ ही साथ में जो उनकी मिलिट्री है उसमें भी बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। तो आइए उस बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं पीएमएफ। पीएमएफ क्या है? पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये क्या है, ये 2014 में इसकी स्थापना होती है। अब इसकी स्थापना क्यों हुई? क्योंकि क्या होता है, जब पावर वैक्यूम क्रिएट होता है तो आईएसआईएस का इराक में बड़े स्तर पर हमें हस्तक्षेप देखने को मिलता है। तो वहां के जो इराक के लोकल लोग थे, स्वयंसेवक थे, उन्होंने क्या किया, पीएमएफ की स्थापना करी आईएसआईएस के अगेंस्ट। ठीक, उसमें क्या है, हम देखते हैं कि ईरान का बहुत बड़ा प्रभुत्व है वहां पे। ईरान अधिकतर यही बोलते हैं कि ईरान की मिलिशिया ही टाइप की, हम इसे देखने को देख सकते हैं। फिर क्या होता है कि औपचारिक रूप से इराकी सेना का ये हिस्सा बनते हैं 2016 में। आज की कंडीशन क्या है कि पीएमएफ के अधीन इराक के 80% से ज्यादा जो हथियार है और सेना है, सुरक्षा ढांचा है, वो पीएमएफ से जुड़ी हुई है। और पीएमएफ की बात करें तो ये ईरान को सपोर्ट करती है। अब आप कहीं का सोचे, प्राइम मिनिस्टर अगले देश के राष्ट्रपति से समझौता तो हो रहा है लेकिन उनकी सेना ही उनका समर्थन में नहीं है। 80% अगर ईरान के समर्थन में है और ईरान और यूएस का वॉर चल रहा है, शांति वार्ता होती है, फिर हट जाती है, फिर होती है। तो इस तरीके में क्या हो रहा है कि जब आपके लोग 60% लोग एक तो वहां पे उनके प्रॉपर समर्थन में दिखते हैं और 25% इराक की बात करें तो 25% जो सांसद है वहां पे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, उसमें भी ईरान का प्रभाव देखने को मिलता है। और साथ में 80% जो सुरक्षा ढांचा है वो पीएमएफ के अधीन है और जो पीएमएफ है वो ईरान का समर्थन करता है। तो ये वार्ता बहुत आसान नहीं होगी। हो सकता है कि वहां पर इराक में हमें एक नया ग्रह कलेश देखने को मिल जाए, एक नया सिविल वॉर भी देखने को मिल सकता है। हम बात करें इराक ने ऐसा क्यों किया। इराक की एक तो आर्थिक चुनौती है, दूसरी सुरक्षा से रिलेटेड चुनौती। आर्थिक चुनौती की बात करें तो आईएमएफ में उसने $8 अरब का लोन के लिए अप्लाई किया है, जो कि भी सैंक्शन नहीं हो रहा। उसे लग रहा है कि अगर अमेरिका हस्तक्षेप करेगा तो वो लोन उनका सैंक्शन हो जाएगा।
साथ ही साथ अगर हम सैन्य की बात करें तो अभी तक इराक में यूएसए की सेना देखने को मिलती, जहां जिसकी वजह से वहां के जो लोग हैं उनका होता है कि हमारे देश में किसी अन्य देश की सेना क्यों, तो उनको संतुष्ट करने के लिए भी उनका जरूरी है कि वो यूएसए से अपनी मदद ले। तो यही दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो आर्थिक मजबूरी, दूसरा सैन्य वापसी की मांग की वजह से वो जाते हैं और अमेरिका से मिलते हैं। अब अमेरिका समर्थन देने के लिए तो राजी होता है, लेकिन अमेरिका एक बहुत बड़ी शर्त रखता है। उनकी जो शर्त है वो क्या है कि ईरान समर्थित जो मिलिशिया को निशस्त्र करना, ये उनका एक है। लेकिन हम बात करते हैं तो इसमें क्या सिर्फ एक डेवलपमेंट देखने को मिलती है कि वहां की जो सबसे बड़ी मिलिशिया है ना, वो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है हम हथियार त्याग देंगे, जो प्रॉपर है कि भाई वो प्रॉपर ये दिखाते कि हाँ हम ईरान का समर्थन करते हैं। लेकिन जो बहुत, अब पीएमएफ की बात करें तो वो उनकी सेना का ही सुरक्षा ढांचा है, तो उनको वो करना इतना आसान नहीं होगा। तो उसी बारे में हम बात करते हैं। और देखिए अब बात करें इराक की कि उसे क्यों इतनी अमेरिका, इसमें 3 एस्पेक्ट में हम बात करते हैं। एक तो अर्थव्यवस्था में कि उसे $8 अरब का उस पे लोन का उसको है निवेश चाहिए, आर्थिक विकास चाहिए, क्योंकि इराक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। फिर हम बात करते हैं, और इसमें जो समझौता हुआ, इसमें यह भी समझौता हुआ है कि एक तरफ अमेरिका अपनी सेना की वापसी होगी, दूसरी तरफ अमेरिकी जो कंपनीज हैं उनका द्वार, उनका जो गेट है वो इराक के लिए खुल जाएगा। देखिए यूएसए की रिकंस्ट्रक्शन की डिप्लोमेसी हर जगह काम करती है। यूएसए क्या करता है, पहले हर जगह वॉर को इंस्टिगेट करता है, उसके बाद क्या होता है, देखिए इनकी रिकंस्ट्रक्शन की डिप्लोमेसी ये अपने मेंस के आंसर में भी यूज कर सकते हैं। पहले ये क्या करते हैं, हर जगह वॉर को इंस्टिगेट करते हैं, उसके बाद जो हथियार होते हैं वो भी यूएस ही सप्लाई करता है, उसके बाद जो नुकसान होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो भी पैसा आता है कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें उसका जो पूरा का पूरा लोन होता है, पूरा का पूरा जो चीजें होती हैं रिकंस्ट्रक्शन के लिए, जो कंपनीज अपॉइंट होती हैं वो भी यूएस की ही कंपनीज होती है। मतलब यूएस के हथियार भी हैं, यूएस के हथियार से डिस्ट्रक्शन हुआ, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए यूएस की कंपनीज आ रही हैं। तो वही चीज यहां भी देखने को मिल रही है। उन्होंने बोला कि हमारी कंपनीज आपके यहाँ आएंगी और बड़े स्तर पर आर्थिक विकास में सहयोग देंगी। ठीक, ये उसकी डिप्लोमेसी हमेशा से रही है। सुरक्षा सेना की बात, और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, हम तेल का नियंत्रण देखने को मिलते हैं और स्थानीय व्यापार की बात करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें सुरक्षा और सेना की तो 23 साल बाद सैन्य वापसी का वादा किया गया है। और यहाँ पे देखते हैं तो पीएमएफ और उनकी आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, और यहाँ पर हमें समस्या देखने को मिल रही है। सांस्कृतिक की बात करें तो अतीत में इराक की बर्बादी का कारण यूएसए था, तो कहीं ना कहीं वहां के लोग इतना ज्यादा समर्थन पे नहीं दिखाई देंगे। और ईरान की बात करें तो सांस्कृतिक जुड़ाव हमें देखने को मिल ही रहा है। अब बात करते हैं कि ईरानी प्रभाव की। देखिए ईरानी प्रभाव मैंने बताया इतना आसान नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहां के जो पार्लियामेंट की बात करें तो 25% सीटें जो है ईरान समर्थित सांसदों के पास है, और साथ ही साथ 80% सुरक्षा ढांचा उनके पास है। अगर हम बात करते हैं यहीं पर कि वहां के जो कट्टरपंथियों ने अभी से चेतावनी दी, उन्होंने बोला कि अगर यूएस और ईरान का वॉर हुआ तो हम ईरान के साथ होंगे। अब हम बात करते हैं भारत के एंगल के बारे में। देखिए भारत के साथ क्या है, भारत के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो ये रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है, ये हम अपना प्यारे भारत को देखते हैं। साथ में अगर हम ये देखते हैं तो ये है हमारा, ये है इराक और ये है ईरान। यहाँ से पूरी हॉर्मुज स्ट्रेट है, हॉर्मुज स्ट्रेट अभी बाधित चल रही है। ईरान ने क्या कहा है, अब किसी तरीके की दिक्कत होगी तो वो रेड सी, मतलब जो ये वाला रीजन है, इसको भी बाधित कर सकते हैं। तो ये जो समस्या है ये हमें देखने को मिल सकती है आगे, जिससे क्या होगा, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को खतरा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑलरेडी दिक्कतें हमें देखने को मिल रही थी, अब हमें अगर इस तरीके की समस्या देखने को मिलेगी इस रीजन में तो बहुत बड़ी समस्या का विषय है। और बात करते हैं कि उन्होंने साफ बोला है कि अगर फिर से यूएस ने किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की ईरान ने, तो ये वाला जो स्ट्रेट ऑफ जो ये रेड सी वाला रीजन देखने को मिलता है, यहां पे हमें समस्या देखने को मिल सकती है। और ये वाला जो रीजन है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समस्या देख रहे हैं, तो भारत के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये वाला जो ना रेड सी वाला रीजन है, यहां से पूरा यूरोप में ट्रेड होने का, यहीं पर आगे हमें स्वेज कैनाल मिलती है और पूरा यूरोप का जो पूरा ट्रेड है वो हमें इसी रीजन से देखने को मिलता है। ठीक है, पहली बात तो यूरो सुरक्षा की, हॉर्मुज स्ट्रेट, प्रवासी सुरक्षा। भारत में के जो लोग हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, तो उनकी सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्षेत्र में किसी भी तरीके की इंस्टेबिलिटी आएगी तो भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में अगर रेड सी पे एक वॉर एक जोन हम इधर देख ही रहे हैं ऑलरेडी, और अगर एक जोन हम इधर देखने लगेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलरेडी है, पूरे
ग्लोबल इकोनॉमी में अगर बात करें तो जो ऑयल है वो 1/3 ऑयल इसी रूट से जाता है। और अगर रेड सी में आगे समस्या आई, इन्हीं लोगों की वार्ता के बाद आगे जो ईरान ने जो चेतावनी दी है वो इसी रूट के लिए दी है। तो आगे समस्या भारत को भी एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड देखने को मिलेगी। इसीलिए भारत ने क्या किया है, जो ओमान है, ओमान से हमने पैक्ट किया है ताकि यहां से सीधे इंडिया आ जाए और हमारा ट्रेड बहुत अच्छे से चलने लगे। अब बात करते हैं हम यमन की। यमन के हुतीज ने भी, जैसे इराक में पैक्ट हुआ है, यमन के हुतीज ने भी बोल दिया अगर किसी तरीके की, क्योंकि जो हुतीज है वो यमन में जो कार्य करता है लेकिन ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन है, तो वो बोल रहे हैं कि अगर किसी तरीके की दिक्कत आएगी तो वो यहां से भी पूरा ट्रेड रूट ब्लॉक होने की और ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो ये भारत के लिए प्रवासी सुरक्षा को लेकर, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर और रेड सी को लेकर बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब बात करते हैं कि इराक की संप्रभुता को, इराक में क्या प्रॉब्लम है, 3 स्तर पे देखते हैं। ये आपके मेंस के लिए आप बहुत अच्छे से इसे यूज कर सकते हो। एक तो सैन्य मोर्चे की बात करें तो पीएमएफ का स्वतंत्र संचालन वाली दिक्कत आ रही है। दूसरी, आर्थिक मोर्चा की इनका खजाना खाली हो चुका है, आईएमएफ से लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। तीसरी बात करें तो राजनीतिक मोर्चे की 25% वहां पर ईरान समर्थित हमें राजनीतिक के देखने को, जो सांसद है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये चीज दिक्कतें हैं। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें कि इसके निष्कर्ष के लिए, तो भारत को भी आगे देखना होगा कि इस चीज में क्या आगे चीजें होंगी, क्योंकि ये अभी बात, मतलब ये ईरान ने बहुत ज्यादा इस चीज पे रिटेलिएट किया है, यमन के हुतीज ने बहुत ज्यादा रिटेलिएट किया है। अगर इस चीज में आगे दिक्कत होगी तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, भारत की इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल ट्रेड, हर एक चीज में बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। तो ये चीज हमारे लिए देखना होगा। साथ ही साथ के लिए आपके लिए एक प्रश्न है कि जो पीएमएफ है के संदर्भ में क्या सही है, इसका गठन, ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में आ सकता है। मेंस में क्या है, भारत के लिए किस तरीके से यूज है, तो उसमें आप 3 एस्पेक्ट्स पे खोल सकते हो। तो एक तो एनर्जी सिक्योरिटी में खोल सकते हो, दूसरी प्रवासी सुरक्षा में खोल सकते हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खोल सकते हो, ट्रेड पे खोल सकते हो, एनर्जी पे खोल सकते हो, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे, और साथ ही साथ कल्चरल पे भी खोल सकते हैं। और इसकी बात करें तो इसमें क्या हो सकता है कि 2014 में इसका गठन हुआ और आईएसआईएस के विरुद्ध बना ये गठबंधन है। तो हमने आपको पूरा मुद्दा बताया, उसके बाद सारे आपको फैक्ट्स बताए और फिर मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चन पर इसे समाप्त किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।